Hello students, you are once again welcome to my lectures. Here we are starting the new topic, which is the 7th chapter, interference. It is contained in the 3rd unit of HP University syllabus. So first of all, I am giving you outlines of the syllabus of interference. So what we are to do here in the interference is the first topic is the division of wavefront and division of amplitude. Next, we will be studying Young's double slit experiment. Thereafter, it is Lloyd's mirror and Fresnel's biprism. Then we have phase change on reflection, Stokes treatment. So here apostrophe should be at the top. And then interference in thin films, and thin films may be parallel as well as wedge shaped films. Then fringes of equal inclination, that is Hedinger fringes, and then fringes of equal thickness, that is Fizeau fringes, followed by Newton's rings, where we'll be making measurements of wavelength and refractive index, and finally we'll be switching over to the Michelson's interferometer. तो सबसे पहले, क्योंकि बेसिकली तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होना है वो डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट और डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होना है, पर इससे पहले आपको कुछ चीज़ें बेसिक्स पता होनी चाहिए जो आपने +2 में की हुई हैं. मैं पहला 1 या 2 लेक्चर्स में उसी का बेस बनाऊंगा ताकि आपको क्लैरिफाई कर सकें आपको कि क्या होती है इंटरफेरेंस, ताकि जो आप चीज़ें भूल गए हैं उनको हम रिवाइव कर पाएँ. तो आप याद करो, अपने 5th चैप्टर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था और हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि सुपरपोजिशन के कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमिना अकर कर सकते हैं. सुपरपोजिशन के कारण जो फिनोमिना अकर करते हैं वो मेनली 3 तरह के फिनोमिना होते हैं जिनको हम जनरली डिस्कस करते हैं. वन इज इंटरफेरेंस, द सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स जो हम आगे कर चुके हैं, एंड द थर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स. तो हम यहाँ पर जो सुपरपोजिशन के कारण इंटरफेरेंस फिनोमेना करता है उसकी बात कर रहे हैं. तो यहीं से हम आगे अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि इंटरफेरेंस होता क्या है. सो व्हाट इज इंटरफेरेंस? तो इफ वी स्टार्ट विद द इंटरफेरेंस, बेसिकली interference is the phenomena of redistribution of energy in a medium due to superposition of 2 light waves. मतलब 2 लाइट वेव्स जब एक ही डायरेक्शन में चलती हैं और आपस में सुपरपोज करती हैं तो उसके कारण जो फिनोमिना अकर करता है वो इंटरफेरेंस है. इसमें जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेक प्लेस होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइट बढ़ती है या घटती है. तो हमारी एक ऑप्टिक्स के ऊपर बुक है अजय घटक की ऑप्टिक्स, उसमें इंटरफेरेंस के बारे में उन्होंने बड़े अच्छे तरह से लिखा है कि लाइट प्लस लाइट डज नॉट ऑलवेज गिव लाइट बट इन सम केसेस डार्कनेस. तो यही यहाँ पर इंटरफेरेंस की बात आती है कि यहाँ पर जब 2 वेव्स मिलती हैं तो डार्कनेस भी पैदा हो सकती है, जरूरी नहीं है कि लाइट प्लस लाइट ही हो. तो जो हमारा इंटरफेरेंस फिनोमेना है ये 2 किस्म का हो सकता है. वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
एंड द सेकेंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले यदि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जब ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ टू वेव्स the crest of one wave falls on the crest of the other and vice versa, that is trough of one falls on the trough of other, so a maximum of light intensity is produced. This is said to be constructive interference. तो इसके लिए हम यदि नीचे डायग्राम देखें, ये देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हमने डायग्राम दी है। ये हमने एक ग्रीन रंग की ये वेव दिखाई, ये एक चल रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ऐसे ही एक और वेव उसी डायरेक्शन में चल रही है जो हमने ब्लू कलर से दिखाई है। ये भी इन दोनों के एम्पलीट्यूड लगभग बराबर लिए हैं, हम बताएंगे बाद में क्यों लेते हैं ऐसा। तो जब ये दोनों वेव्स मतलब क्रेस्ट ऑफ वन वेव यानी ग्रीन वाली की क्रेस्ट ब्लू वाली की क्रेस्ट के ऊपर फॉल करेगी, या फिर ग्रीन वाले की ट्रफ ब्लू वाले की ट्रफ के ऊपर फॉल करेगी, तो उस केस में हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये देखिए जो रेड है यहां पर हमने बताई हुई, रेड इज द रिजल्टेंट वेव। तो दो वेव्स जब मिली तो इस केस में एम्पलीट्यूड हैज इंक्रीज्ड। दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दूसरी जो होती है दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो इसमें क्या है कि व्हेन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव falls on the trough of the other and vice versa, यानी कि trough of one falls on the crest of other, the minimum of light intensity is produced. This is called the destructive interference. तो ये भी हमने, ये देखिए राइट हैंड साइड पे हमने एक फिगर आपको दिखाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जांपल। तो इसमें ये एक ब्लू हमने वेव बताई है, ये यहाँ पर चल रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे ही ग्रीन वेव इक्वल एम्पलीट्यूड है दोनों का, तो वो भी राइट की तरफ चल रही है, पर फर्क क्या है कि जहां पर ब्लू की ट्रफ है वहां पर ग्रीन वेव की क्रेस्ट है, और यहां पर ब्लू की क्रेस्ट आएगी वहां पर ग्रीन वाले की ट्रफ आएगी, ऐसे वर्षा। तो इसीलिए जब इन दोनों वेव्स चलेंगी तो जब सुपरपोज करेंगी तो नेट रिजल्टेंट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो तभी करके ये दिखा रहे हैं कि रिजल्टेंट वेव इज रेड वन इन बिटवीन विच इज अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो यही हमने तभी करके लिखा कि 10 मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ लाइट, मिनिमा एंड मैक्सिमा, प्लूरल्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम of light energy are produced during the phenomena of interference. तो यही हम कह रहे हैं ना कि जो स्टार्ट में हमने कहा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द मीडियम। तो यहाँ पर डार्कनेस बन गई है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और यहाँ कंस्ट्रक्टिव में आपकी ज्यादा लाइट बन जाएगी। तो ये भी हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यही पहली चीज जो हम इंटरफेरेंस के बारे में आपको बताना चाहते थे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इंटरफेरेंस जनरली तो ऑब्जर्व नहीं करते, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस भी चाहिए। तो उसके लिए पहले तो हमें पता लगना चाहिए कि इंटरफेरेंस जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो किन कंडीशंस में ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके लिए हम पहले डिफाइन करते हैं कि हमारे पास सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का एक और नाम भी है, मैं यहां लिख देता हूं, और परमानेंट इंटरफेरेंस। तो यहां पर इसको सस्टेन्ड यहां पर लिख देता हूं और परमानेंट इंटरफेरेंस बन जाएगा ये परमानेंट इंटरफेरेंस। तो यहां दिस इज सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस। तो एक्चुअल में इंटरफेरेंस तो हो सकती है, पर हम ऑब्जर्व कब करेंगे? इंटरफेरेंस हम तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हमें मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ लाइट फिक्स्ड स्क्रीन के ऊपर नजर आए बैंड्स के रूप में, जैसे ब्राइट बैंड
फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क, वो अपनी स्क्रीन के ऊपर खड़े रहें तभी हम उनको देख सकते हैं ना, नहीं तो हम देख ही नहीं सकते। तो सच एन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस। तो यही हमने यहां पर डिफाइन किया है कि द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ लाइट इंटेंसिटी रिमेन फिक्स्ड ऑल अलोंग द स्क्रीन is called a sustained or permanent interference। तो अब इसकी कंडीशन क्या है? What are the conditions for sustained interference? तो इसकी जो कंडीशंस हैं, पहली वाली कंडीशन कि टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेस। अब ये क्या होते हैं, ये भी आपको आगे आने वाले टाइम में बताते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, क्योंकि यदि ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे तो हमारे पास जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न है वो परमानेंट नहीं बन पाएगा, वो वेरी करेगा, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन है द टू सोर्सेज मस्ट बी नैरो। यदि ये नैरो नहीं होंगे तो उस केस में हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, हमारी जो पैटर्न है वो बन ही नहीं पाएगा। तीसरी बात है द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज शुड बी वेरी स्मॉल। तो ये बाद में आप कंडीशंस सारी की सारी प्रूव भी कर सकते हैं, जब आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम आपको ये सारी कंडीशंस बता देंगे कि क्या क्यों है ये। तो चौथी हमारी जो कंडीशन है वो है द टू सोर्सेज शुड एमिट वेव्स कंटिन्यूअसली and these waves should preferably be of same wavelength or frequency। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट कंडीशन हमारी है कि एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू सोर्सेज शुड प्रेफरेबली बी इक्वल, क्योंकि तभी हम प्रॉपर डार्कनेस या प्रॉपर ब्राइटनेस ऑब्टेन कर पाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हमारी फ्रिंजेस के बीच में। देन फाइनली द इंटरफेरेंस वेव्स, या फिर यहां पर हम ये कहें इंटरफेयरिंग वेव्स, नॉट इंटरफेरेंस वेव्स, इंटरफेयरिंग वेव्स जो इंटरफेयर कर रही हैं, शुड प्रेफरेबली बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, सेम पोलराइजेशन उनकी होनी चाहिए। तो ये भी हमारी एक कंडीशन है सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस के लिए। अब यहाँ पर जब हमने कंडीशंस लिखी उसमें एक ये लिखा कि द टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। अब आपके मन में ये आएगा कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं क्या? एक्चुअल में दो सोर्सेज जिनसे जो लाइट आ रही है ना, वो लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की हो या सेम वेवलेंथ की हो और प्रेफरेबली सेम एम्पलीट्यूड हो, और उनके बीच में या तो फेज डिफरेंस जीरो हो या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो ऐसे सोर्सेस जो हैं उनको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। तो यही हमने यहाँ पर लिखा भी है कि टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे emit light of same frequency and almost of same amplitude and have zero or constant phase difference. So these sources are called coherent sources and such waves are called coherent waves। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें दो कोहेरेंट सोर्सेस की जरूरत क्यों पड़ती है, और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन भी इसके साथ आता है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कि क्या दो डिफरेंट बल्ब्स कोहेरेंट हो सकते हैं। एक्चुअल में हम जब परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करते हैं तो हमारे पास ब्राइट और डार्क बैंड्स बने होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। अब बेसिकली वो क्यों आते हैं हमारे पास, वो बेसिकली इंटरफेरेंस के कारण आते हैं।
अब जो लाइट हमारे पास आएगी अलग अलग सोर्सेस से, वो सोर्सेस की जो वेवलेंथ होनी चाहिए लाइट की या फिर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि दो सोर्सेस अलग अलग जो हैं वो क्यों कोहेरेंट नहीं हो सकते? उसका कारण है, उसके लिए आपको बेसिक समझना होगा कि हमारी जो लाइट है वो कैसे ओरिजिनेट होती है, हम लाइट बनती कैसे है। बेसिकली ये एटॉमिक लेवल के ऊपर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो कोई भी सोर्स है उसमें जब आप उस सोर्स को एनर्जाइज करते हैं, जैसे आप बल्ब की बात कर लेते हैं, लाइट का बल्ब, इनकैंडेसेंट लैंप की बात कर लेते हैं, चमकदार बल्ब जो होता है, पुराने वाले बल्ब थे हमारे पास जो गर्म होके लाइट देते थे। उसमें क्या होता था कि जब हम उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें जो एटम्स होते हैं, जैसे टंगस्टन फिलामेंट है, उसके एटम्स जो हैं उनको एनर्जी मिलती है और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अलग अलग ऑर्बिट्स में होते हैं वो हायर स्टेट्स में चले जाते हैं, और जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करते हैं बैक, तो जो एनर्जी एमिट करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो वो जो लाइट निकलती है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। अब आप उस सोर्स में ये नहीं बता सकते कि कितने एटम्स कब जंप कर रहे हैं। एक्चुअली में एक जो जंप है जो एनर्जी रिलीज करता है एटम हायर ऑर्बिट पे जाके, वो 10⁻⁻8 सेकेंड्स में होता है। तो इसका मतलब एक सेकेंड में 10⁻8 जंप्स हो जाते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जो लाइट आई है उस सोर्स से और किसी दूसरे सोर्स से, उसमें कौन कौन से जो एटम्स हैं वो कब कब जंप करेंगे। तो नेचुरली है उसमें तो फेज चेंज आता रहेगा। दोनों सोर्सेज सेम फेज में कभी भी नहीं हो सकते। अलग अलग यदि हमारे पास सोर्सेज हैं, लाइट के अलग अलग सोर्सेज हैं, तो इसीलिए हमारे पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं आ पाता। या यूं कहें कि एक सेकंड में 10⁸ टाइम्स फेज चेंज होता है दोनों सोर्सेज से जो लाइट आ रही है उसका। तो हमारी जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है, जो हम देख सकते हैं लाइट को, वो हम लगभग 20 फ्रेम से ज़्यादा हो तो हमें नज़र आना बंद हो जाता है। तो मतलब अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें कोई भी डार्क और ब्राइट बैंड्स नज़र नहीं आते, क्योंकि 10⁸ इज़ अ वेरी लार्ज फिगर। तो यही कारण है कि दो अलग अलग सोर्सेज जो हैं वो परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक सोर्स से आगे दो सोर्सेज बनाने पड़ते हैं, और ऐसे सोर्सेज फिर कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। कई केसेस में बच्चे पूछते हैं कि यदि हम लेज़र का इस्तेमाल करें तब नहीं ऐसा कर सकते। द आंसर इज यस। यदि आप लेज़र लाइट का इस्तेमाल करते हैं देन इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि लेज़र हाईली कोहेरेंट लाइट होती है। तो उस केस में तो कोहेरेंट सोर्सेज आप डिफरेंट सोर्सेज से भी बना सकते हैं। तो समहाउ यही हमारा था ये कि व्हाई डू वी नीड कोहेरेंट सोर्सेज फॉर इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर हमने यही इसको एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया। ये यदि आपने रिटन वर्क करना है तो ये है कि नॉन कोहेरेंट सोर्सेज also produce interference of light, but such an interference is not sustained and the interference pattern varies continuously. The variation is generally such that due to the persistence of vision it leads to general illumination and thus the interference cannot be studied. So therefore we need coherent sources for interference experimentally. तो ये हमारा कारण है कि हम जो सोर्सेज है वो कोहेरेंट सोर्सेज चाहते हैं। तो अब हमने ये क्लैरिफाई कर लिया है कि हमारे पास कैसे सोर्सेज चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए, तो हम कोहेरेंट सोर्सेज की बात ही लेके चलेंगे। तो अब हम करते हैं कंडीशंस, क्योंकि अब दो सोर्सेज से जो लाइट आएगी यदि वो सुपरपोज करती है और उनके बीच में एक फेज डिफरेंस है,
या पाथ डिफरेंस है, तो उस केस में इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। पर हम चाहते हैं कि एक ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न बने जिसमें कि ब्राइट और डार्क बैंड्स अलग अलग आपको नजर आए। तो उसके लिए क्या कंडीशंस बनेगी, तो वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे आगे, मैथमेटिकली ऑफ कोर्स। तो ये हमारा है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और क्रेस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इसी को हम मैथमेटिकली करना चाहते हैं, फिर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे है ये। अब मान लो आप याद करो कि हम आगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की बात करते थे कि डिस्प्लेसमेंट्स होते थे y1 एंड y2 और कोई भी वेव चलती थी। पर जब हम लाइट वेव्स की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे होते हैं। तो उसमें जो काम डिस्प्लेसमेंट करता था वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड एज y1 it is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus phi। अब मैंने पहले ही कहा कि हम दो वेव्स की बात कर रहे हैं। यहाँ तो मैंने एम्पलीट्यूड्स अलग अलग लिए हैं, पर आगे स्पेशल कंडीशंस लेंगे जब, तो हम कहेंगे a1 इज इक्वल टू a2 है। और आपको याद होगा मैंने जब इंटरफेरेंस की बात की तो मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तो ओमेगा दोनों में सेम लिया है, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, तो फाई इज द फेज डिफरेंस। तो यही हमने कहा कि वेयर a1 एंड a2 आर the amplitudes of two waves respectively and phi is the phase difference between them। अब जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सुपरपोज करेंगे तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, ये हमने राइट हैंड में ये फिगर भी बना के बताई कि ये S1 is one source, S2 is second source, they are coherent sources, it is to be noted। O is the midpoint on the screen with respect to S1 and S2, and P is any point where we are interested to study the interference pattern। तो उस केस में P के ऊपर जब दोनों मिलेंगे, यहाँ S1 से जो वेव्स गई और S2 से जो वेव्स गई, तो उसमें जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनेगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Y से इक्वल टू y1 प्लस y2, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। एंड इफ वी यूज इक्वेशंस 1 एंड 2, ये अब जो हम ये ऊपर वाली इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, वी गेट कैपिटल Y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब पहली टर्म तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। इट इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, तो वी गेट a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब क्या करते हैं कि इस a1 ये पहली वाली टर्म में यहाँ से और दूसरी वाली टर्म से हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये हिस्सा, सॉरी, ये यहाँ से ये पहली टर्म और ये यहाँ वाली दूसरी टर्म, इसमें से आपने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो वी गेट y इक्वल टू साइन ओमेगा टी ब्रैकेट स्टार्ट्स a1 प्लस a2 cos omega t and then it is cos omega t into bracket starts a2 sin phi, we call it equation number 4। तो यहाँ पर हम मैथमेटिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैथमेटिकल ट्रिक्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, a1 प्लस a2 cos phi को कैपिटल A cos थीटा पुट कर देते हैं। ऐसे ही ये देखिए पिछली इक्वेशन 4 में ये वाला हिस्सा यहाँ वी हैव पुट एज कैपिटल A cos थीटा, और ये वाले हिस्से को हम कैपिटल A साइन थीटा पुट कर सकते हैं। दिस इज अ प्योरली मैथमेटिकल ट्रिक। तो हमने यही कहा कि a1
put a1 plus a2 cos phi equal to capital A cos theta, call it equation number 5, and a2 sin phi equal to a sin theta, call it equation number 6. So using equations 5 and 6 in equation number 4, ये पीछे इक्वेशन 4 ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये इसमें पुट कर देंगे ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज, तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट इक्वेशन 4 एज y इक्वल टू a sin omega t cos phi and plus a cos omega t sin theta. Sorry, it is not phi, it is theta. So a sin omega t cos theta plus a cos omega t sin theta. We take a as common, we get it to be equal to a sin omega t cos theta plus cos omega t sin theta within brackets, leaving a outside. तो यहाँ पर भी फार्मूला लग गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी. So therefore we get capital Y is equal to capital A sin omega t plus theta. We call it equation number 7. So आप यहाँ देखें तो ये भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, और ये भी हम कहेंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड A एंड फेज डिफरेंस थीटा विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेव. क्योंकि पहली वाली वेव इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं, ये मैं द्वारा दिखा देता हूँ, ये पहली वाली वेव ये थी, दूसरी वाली वेव ये थी. पहली वाली वेव के हिसाब से उसमें जो है फेज डिफरेंस थीटा आया हुआ है और उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है. तो ये देखिए ये वाला, ये इक्वेशन नंबर 7. अब इसमें जो एम्पलीट्यूड है दैट इज कैपिटल ए, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड कैपिटल ए एज वेल एज थीटा. अब हमें जो रिजल्टेंट वेव बनी वो तो तभी कंप्लीट होगी ना जब हमें ये पता होगा कैपिटल ए किसके बराबर है और थीटा किसके बराबर है. तो उसको निकालने के लिए हम इक्वेशंस 5 एंड 6 का सहारा लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 5 और 6 में ये ए कैपिटल ए साइन थीटा और कैपिटल ए कॉस थीटा हमें पता है. तो यदि हम ए निकालना है तो 5 और 6 को स्क्वायर एंड ऐड करेंगे और वहाँ से ए निकल आएगा, और यदि आपने थीटा निकालना है तो इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास थीटा भी निकल आएगा. तो हम दोनों निकाल सकते हैं, पर हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एम्पलीट्यूड की, क्योंकि जो हमारी एम्पलीट्यूड है उसी से रिलेटेड होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो हम पीछे कर चुके हुए हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में, चैप्टर नंबर 5 में. तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव. तो मैं करता हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 5 एंड 6. वी गेट, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ द्वारा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर. तो ये राइट हैंड साइड को पहले लिख लिया हुआ है दोनों में, लेफ्ट हैंड साइड को उल्टा राइट हैंड साइड में लिख लिया हुआ हमने स्क्वायर करते समय. तो इसीलिए हमने कहा कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट्स a1 प्लस a2 cos phi ब्रैकेट क्लोज्ड एंड स्क्वायर्ड एंड प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi. तो लेफ्ट हैंड साइड पे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में यदि हम देखें a1 प्लस a2 cos phi का होल स्क्वायर, इट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi आएगा. पर जब आप a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi के साथ a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi ये वाली चीज़ में करके देखेंगे तो आप पाएंगे इट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स cos स्क्वायर phi प्लस साइन स्क्वायर phi ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 a1 a2 cos phi. तो एक स्टेप हमने कम कर दिया हुआ है इसमें, और इसमें भी आप देखें तो cos स्क्वायर phi प्लस साइन स्क्वायर phi इज 1. सो देयरफॉर वी गेट a स्क्वायर इट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi.
और यदि एम्पलीट्यूड ए निकालना हो तो ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. We call it as equation number 8. अब आप याद करो कि यदि आपने इंटेंसिटी निकालनी हो तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. और यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा चैप्टर नंबर 5 उसके आर्टिकल्स देखो, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है जब आपने इंटेंसिटी ऑफ वेव निकाली थी वहाँ पे. तो हमने कहा कि एज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव. अब रिजल्टेंट वेव तो यही बनी थी जिसका एम्पलीट्यूड ए था. ये रिजल्टेंट वेव हमने आपको पीछे करवाई कि जो हमारी रिजल्टेंट वेव है वो ये है y इक्वल टू ए साइन, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है वो a है. और यदि इसकी इंटेंसिटी देखेंगे तो इंटेंसिटी I विल बी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर. और यदि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को k ले लेंगे तो वी गेट I इक्वल टू k ब्रैकेट स्टार्ट्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 9. सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये देखिए ये फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इंटेंसिटी जो है वो फाई के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो यही हमने कहा कि thus we can conclude that the resultant intensity at a point in interference depends on the phase difference phi. तो यहाँ पर इसी चीज़ से हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम यहीं से डिपेंड करेंगे कि फाई कितना है, यानी कि जो दोनों वेव्स के बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस था दो वेव्स के बीच में वो कितना था उसके ऊपर डिपेंड करता है ये.